एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका के 59 छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में छुपा दिए। आखिर क्या हुआ था उस रात और कौन है वो कातिल जिसने इतनी बेरहमी से एक मासूम लड़की के 59 टुकड़े कर दिए? पूरा सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 20 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन बेंगलुरु की एक 3 मंजिला बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का तेज बदबू से जीना मुश्किल हो गया था। ये बदबू कई दिनों से आ रही थी, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। जब लोगों ने इसके सोर्स को खोजना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के घर से आ रही है। उस घर के मेन डोर पर ताला लगा हुआ था, इसीलिए पड़ोसियों ने इस बिल्डिंग के मकान मालिक को कॉल कर बदबू आने की शिकायत की। इस 1 BHK फ्लैट में 29 साल की महालक्ष्मी किराए पर रहती थी। जब मकान मालिक ने उसे कॉल की तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। स्मेल तो हद से ज्यादा आ रही थी, इसलिए फ्लैट को खोलना बेहद जरूरी हो गया था। इसीलिए मकान मालिक ने महालक्ष्मी का रेंट एग्रीमेंट निकाला, जिसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में उसकी मां और बड़ी बहन लक्ष्मी का नंबर लिखा हुआ था। शाम के करीब 7 बजे लक्ष्मी को कॉल करके बताया गया कि तुम्हारी छोटी बहन महालक्ष्मी के घर से बहुत तेज बदबू आ रही है और उसके घर पर पिछले 4 दिन से ताला लगा हुआ है। ऊपर से उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लक्ष्मी ने यह बात अपनी माँ और भाई हुक्म सिंह को बताई, इसलिए उन्होंने महालक्ष्मी के घर अगले दिन सुबह जाने का फैसला किया। और अगले दिन की सुबह महालक्ष्मी की माँ मीना राणा, बड़ी बहन लक्ष्मी और उसका पति इमरान उस बिल्डिंग में पहुंचे। बदबू इतनी ज्यादा थी कि उस बिल्डिंग के बाहर तक आ रही थी। फ्लैट बाहर से लॉक्ड, फोन स्विच ऑफ, ऊपर से ऐसी बदबू। सबसे पहले उन्होंने स्क्रू ड्राइवर से दरवाजा खोला और इन तीनों को जो डर था वही हुआ। जब उन्होंने फ्रिज खोल के देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि फ्रिज में महालक्ष्मी की कटी हुई बॉडी पड़ी थी और उसमें कीड़े भी पड़ चुके थे। ये देखते ही लक्ष्मी के पति इमरान ने तुरंत पास के पुलिस थाने में कॉल लगाई और इस घटना के बारे में बताया। चीख पुकार सुन के आसपास में रहने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस के लिए भी उस कमरे में पैर रखना तक मुश्किल था, इसलिए सभी पुलिस वाले डबल मास्क लगाकर अंदर जाते हैं। पुलिस के सामने भी ऐसा मंजर था जो शायद ही उन्हें कभी देखने को मिला हो। थोड़ी देर में क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन के लिए मेडिकल स्टाफ के साथ फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच गई। घर में आने जाने के लिए सिर्फ एक ही मेन डोर था, इसके अलावा कहीं से भी कोई नहीं आ और जा सकता था, जिससे यह साफ था कि महालक्ष्मी उसे अच्छे से जानती होगी। इस न्यूज को मीडिया में कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे, मांस के छोटे छोटे लौथड़े यहाँ वहां पड़े थे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी थी, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हो। रूम में ना कोई मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे और ना ही खून फैला था। दरअसल अपराधी इतना शातिर था कि उसने बड़ी सफाई से फर्श पर पड़ा खून साफ कर दिया ताकि वो पकड़ा न जाए। अब जांच करने के लिए लाश के टुकड़ों को और उस रेफ्रिजरेटर को सील करके लैब में भेज दिया गया। शरीर के टुकड़ों की गिनती जब शुरू हुई तो पहले कुल 30 टुकड़ों की बात सामने आई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो ये सामने आया कि महालक्ष्मी के शरीर के 59 टुकड़े किए गए थे। दूसरी तरफ पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहले महालक्ष्मी के बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिससे इस केस की कड़ियां खुलना शुरू हुई। दरअसल महालक्ष्मी के पेरेंट्स नेपाल के टीकापुर के रहने वाले थे और 35 साल पहले काम की तलाश में बेंगलुरु में आकर बस गए थे। उनके 4 बच्चे हैं, महालक्ष्मी और लक्ष्मी 2 जुड़वा बेटियां और 2 बेटे, हुक्म सिंह और नरेश, जिसमें लक्ष्मी की शादी इमरान नाम के शख्स के साथ एक मुस्लिम परिवार में हुई थी और महालक्ष्मी की शादी हेमंता दास से हुई थी और उन दोनों की एक बेटी भी थी। लेकिन कुछ कारणों के चलते 1 साल से महालक्ष्मी अपने पति हेमंता से अलग रहने लगी थी। ऐसे केसेस में पहला शक पति पर ही जाता है, इसीलिए पुलिस ने सबसे पहले हेमंता दास को अरेस्ट किया और उनकी पूछताछ में पता चला कि हेमंता एक मोबाइल एसेसरीज की छोटी सी दुकान चलाते, वहीं महालक्ष्मी एक क्लोथिंग आउटलेट में जॉब करती थी। साथ ही हेमंता ने बताया कि महालक्ष्मी का बाहर किसी से अफेयर था और इसी बात को लेकर अक्सर हम दोनों के बीच लड़ाई होती रहती थी। इसी वजह से महालक्ष्मी हेमंता को छोड़कर चली गई थी। पहले 4 महीने महालक्ष्मी ने अपनी बेटी को साथ रखा, लेकिन बाद में उसे हेमंता के पास भेज दिया और अब
हेमंता ही अपनी बेटी को पाल रहा था। महालक्ष्मी महीने में 1-2 बार अपनी बेटी से मिलने उसकी शॉप पर आती थी। हेमंता से अलग होने के बाद महालक्ष्मी कुछ दिन तो अपने माँ के साथ रही, लेकिन बाद में 1 BHK के इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि महालक्ष्मी तकरीबन 5 से 6 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई थी। वो जॉब के लिए सुबह 9:30 बजे निकल जाती और देर रात 11 बजे आती थी, इसीलिए उसकी मोहल्ले में किसी से कोई जान पहचान नहीं थी। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि महालक्ष्मी अक्सर एक लड़के के साथ आती जाती थी और वो लड़का कुछ दिन घर पर रुका भी था। पुलिस के लिए यह पॉइंट बहुत ही अहम था, इसीलिए पुलिस की कई टीमें जांच पर लग गई। एक टीम कॉल रिकॉर्डिंग चेक करने, एक टीम CCTV कैमरास देखने और एक टीम ने हेमंता को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में हेमंता और महालक्ष्मी की शादी के 6 साल हो गए थे, लेकिन दोनों के रिश्ते में खटाश तब आना शुरू हुई जब हेमंता को महालक्ष्मी के कैरेक्टर पर शक हुआ। हेमंता ने पुलिस को 3 नाम बताए, एक उस स्टोर के मैनेजर का जहां ये काम करती थी, एक उनका फ्रेंड और तीसरा नाम जिस पर हेमंता को महालक्ष्मी के कातिल होने का पूरा शक था, क्योंकि एक दिन चुपके से महालक्ष्मी का मोबाइल फोन चेक करने पर उसने उन दोनों की चैट पकड़ ली थी और वही शख्स उनके रिश्ते टूटने की वजह बना। वो शख्स था अब्दुल, जो बेंगलुरु में एक बार्बर था। अफेयर के चलते हेमंता ने अब्दुल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी कर दी थी, जिसके जवाब में महालक्ष्मी ने उल्टा अपने हस्बैंड पर ही फिजिकली टॉर्चर करने की शिकायत दर्ज करवा दी। एक लड़की का दूसरे धर्म के लड़के से अफेयर होना और फिर उसकी लाश टुकड़ों में फ्रिज के अंदर मिलना पुलिस के लिए एक सुराग से कम नहीं था। हेमंता की कही सारी बातें सच निकली, जिस वजह से हेमंता गुनहगार की लिस्ट से बाहर हो गया। पुलिस के लिए अब अब्दुल ही मेन कातिल था। धीरे धीरे ये बात सोशल मीडिया पर फैल गई, पर मेन कहानी तो अभी बाकी थी। अब बात हिंदू मुस्लिम पर आ गई थी, इसलिए पुलिस मीडिया से बचते हुए अब्दुल को पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ करती है। अब्दुल ने कबूल किया कि उसका महालक्ष्मी से अफेयर था, लेकिन हेमंता से झगड़ा और पुलिस केस के बाद से मैंने महालक्ष्मी से दूरी बना ली थी। अब्दुल के बयान और कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि अब्दुल का इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है। अब पुलिस के सामने 2 और सस्पेक्ट थे, जिनसे पूछताछ के लिए एक टीम उसी क्लोथिंग स्टोर में पहुंची जहां महालक्ष्मी जॉब करती थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि महालक्ष्मी 1 सितंबर को स्टोर पर आई थी और नेक्स्ट डे से वो लीव पर थी, और उसी दिन स्टोर पर काम करने वाला मुक्ति रंजन नाम का वो शख्स भी गायब था। जब महालक्ष्मी और उस शख्स की CDR निकाली गई तो पुलिस ने पता लगाया कि दोनों काफी वक्त से एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और दोनों के बीच काफी बातचीत भी हुई थी, और 2 सितंबर को भी दोनों के बीच बातचीत हुई थी। जब उस शख्स को कॉल किया गया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए पुलिस ने उस आदमी के कॉल रिकॉर्ड्स में लास्ट डायल नंबर पे कांटेक्ट किया, जो बेंगलुरु में रह रहे स्मृति रंजन को लगा। पुलिस ने जब स्मृति रंजन से पूछताछ की तो पता चला कि स्टोर में काम करने वाले शख्स का नाम मुक्ति रंजन रॉय है और वो उसका बड़ा भाई है। अब पुलिस बात को हिडन ही इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी, ताकि मीडिया के जरिए उन तक ये बात पता ना चले। पुलिस सीधे मुक्ति रंजन के घर पहुंच गई, जहां उनके छोटे भाई और उसके मां के दिए गए बयान से पुलिस के सामने इस केस की तस्वीर साफ हो गई। चलिए जानते हैं कि कैसे। आज से लगभग 6 महीने पहले जब मुक्ति रंजन उसी क्लोथिंग स्टोर में काम करने आया जहां उसकी मुलाकात महालक्ष्मी से हुई थी, मुक्ति और महालक्ष्मी के बीच शुरू हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों साथ में ना सिर्फ काम कर रहे थे, बल्कि छुट्टियों में साथ में वक्त बिताते थे। मुक्ति उसके लिए महंगे महंगे तोहफे भी लाता था। मुक्ति को महालक्ष्मी इतनी अच्छी लगती थी कि उसे उसके पास्ट से भी कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन कुछ वक्त बाद मुक्ति ने देखा कि महालक्ष्मी अब बदल चुकी है। वो धीरे धीरे मुक्ति से दूर जाने लगी थी और उनका मिलना जुलना तो कम ही कर दिया था। साथ ही जॉब पर भी वो किसी से घंटों तक फोन पर बात करती रहती थी। इसी वजह से उसके और मुक्ति के बीच झगड़े शुरू हो गए। महालक्ष्मी गुस्से में हाथ उठाने से भी पीछे नहीं रहती थी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती थी, क्योंकि मुक्ति
महालक्ष्मी से सच्चा प्यार करता था। अब ऐसे वक्त में अक्सर ऐसा होता है कि भले ही रिलेशनशिप कितना भी खराब हो जाए, लेकिन हाल ऐसा हो जाता है कि ना तो साथ रहा जाता है और ना ही छोड़ा जाता है। अब 2 सितंबर को मुक्ति ने महालक्ष्मी को कॉल करके कहा कि वो उससे मिलने आ रहा है, जिस पर महालक्ष्मी ने मिलने से साफ मना कर दिया, क्योंकि महालक्ष्मी अब किसी और को पसंद करने लगी थी। जब मुक्ति ने जबरदस्ती आने की बात कही तो महालक्ष्मी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, जिस वजह से पुलिस वालों ने मुक्ति को पकड़कर ना सिर्फ पीटा बल्कि छोड़ने के नाम पर उसकी जेब में पड़े पूरे 10,000 रुपए भी ले लिए। पिटाई और पैसे लूटे जाने का गुस्सा मुक्ति के अंदर था, लेकिन फिर भी वो महालक्ष्मी से बात कर मामला सुलझाना चाहता था। इसलिए उसने दोबारा महालक्ष्मी को कॉल कर मिलने की रिक्वेस्ट की और इस बार महालक्ष्मी ने फाइनली मुक्ति को घर आने की इजाजत दे दी। 2 सितंबर की रात मुक्ति महालक्ष्मी के घर मिलने जाता है, जहां पर फिर से दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि हमेशा की तरह महालक्ष्मी ने फिर से मुक्ति पर हाथ उठा दिया। पर इस बार मुक्ति का क्रोध काबू से बाहर हो गया था और गुस्से में उसने किसी भारी सामान से महालक्ष्मी के सर पर वार कर दिया। खून से लथपथ महालक्ष्मी को देख उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, बल्कि नफरत की आग में मुक्ति ने उसका गला दबाकर मर्डर कर दिया। अब रात के 12 बज गए थे और मुक्ति महालक्ष्मी की लाश के साथ उसी कमरे में देर तक बैठा रहा। अपराध तो हो ही चुका था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे बचाए। मुक्ति ने YouTube पर बॉडी को ठिकाने लगाने के तरीके भी सर्च कर डाले। फिर उसने महालक्ष्मी की लाश को पंखे से लटकाने की कोशिश की ताकि ये एक सुसाइड केस बन जाए और वो बच जाए, लेकिन घर पर ऐसा कुछ नहीं था जिसके सपोर्ट से वो उतनी ऊपर चढ़कर ऐसा कुछ कर पाता। पूरी रात वो लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता रहा। आखिर उसके दिमाग में एक प्लान आया और वो सुबह 11 बजे घर से निकलकर पास की एक शॉप में धारदार चाकू खरीद लाया और उसी चाकू से मुक्ति ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू किए। पहले उसका प्लान इन टुकड़ों को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने का था, लेकिन जिस जगह पर यह अपार्टमेंट था वहां से सूटकेस ले जाना मुमकिन नहीं था। तभी मुक्ति की नजर घर पर रखे इस फ्रिज पर गई। उसने लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके इसी फ्रिज में भर दिए और उसके बाद घर को पूरी तरह से साफ कर दिया ताकि कोई सबूत ना रह जाए। फिर देर रात बाहर से ताला लगाकर निकल गया। मुक्ति कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, पर हालात ने उसे अपराधी बना दिया। वो समझ गया था कि गुस्से में उससे ऐसी गलती हुई है जिसकी कोई भरपाई नहीं है। साथ ही उसे अपने परिवार की भी फिक्र थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फैमिली पर कोई बात आए, लेकिन अब वो फंस चुका था। अब उसमें उसके दिल दिमाग में काम करना भी बंद कर दिया था कि वो क्या करे और कहाँ जाए। 2 दिन तक इधर उधर भटकने के बाद वो बेंगलुरु में रह रहे अपने छोटे भाई स्मृति रंजन को कॉल करता है और उसे घर खाली कर शहर छोड़ने को कहता है। जब स्मृति उससे इसके पीछे की वजह पूछता है तो मुक्ति उसे पूरी बात बताता है कि कैसे महालक्ष्मी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। उसने महालक्ष्मी पर लाखों रुपए खर्च किए और एक सोने की चेन भी दी थी। पैसे लुटाने के बाद भी उसका औरों से अफेयर था। ये सारी बातें बताकर मुक्ति ने स्मृति से शहर छोड़ देने को कहा और फिर खुद बेंगलुरु से ओडिशा के बहरामपुर को निकल गया, जहां उसका भाई सत्य रंजन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मुक्ति कुछ दिन उसके हॉस्टल में रुकता है। मुक्ति को परेशान देख सत्या पूछता है कि क्या हुआ भाई, तो मुक्ति खुद को रोक नहीं पाता और सत्या को भी सारी सच्चाई बता देता है। ये बात तो आपको पता ही होगी कि अक्सर अपराधी क्राइम करने के बाद उस जगह का अपडेट भी किसी न किसी तरह से लेता रहता है। इसीलिए मुक्ति को खबर लग गई कि मामला खुल गया है और एक ना एक दिन पुलिस उस तक पहुंच ही जाएगी। इसलिए वो अपने माता पिता के पास गांव में पहुंच जाता है। रात का खाना खाने के बाद माँ को एहसास हुआ कि मुक्ति किसी बात से बहुत परेशान है। जब उन्होंने उससे बात की तो मुक्ति ने माँ को भी सब कुछ बता दिया। बस उसने कत्ल करने के तरीके की बात छुपाई थी। आखिरकार 25 सितंबर सुबह 4 बजे मुक्ति स्कूटी लेकर घर से निकल जाता है और घर से कुछ दूर
वहां से गुजर रहे लोगों को कब्रिस्तान में एक पेड़ से लटकी लाश मिलती है। मौके पर पहुंची उड़ीसा पुलिस उस लाश के पास जाकर देखती है तो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मुक्ति रंजन ही था, जिसने मौत को गले लगा लिया था। उड़ीसा पुलिस के थ्रू मुक्ति के घर वालों और बेंगलुरु पुलिस को इसकी सूचना मिली, जो कुछ दिनों से उसी की तलाश कर रहे थे। बेंगलुरु पुलिस को उस डायरी के 2 पन्नों में लिखा एक नोट मिलता है, जिसमें मुक्ति ने अपना जुर्म कबूला था और साथ ही महालक्ष्मी की बदसलूकी और पुलिस की रिश्वतखोरी का भी जिक्र किया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस वारदात में किसकी भूल थी?